चैप्टर 16 द गुप्ता अम्पायर, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यू हैव रेड इन द अर्लियर चैप्टर अबाउट कुषाण रूलर। आपने पिछले चैप्टर में कुषाण रूलर्स के बारे में पढ़ा था। देयर लास्ट पावरफुल रूलर वाज वासुदेव। जो कुषाण रूलर्स थे उनका जो लास्ट जो रूलर था, राजा था, वो वासुदेव था। देयर आफ्टर देयर वाज नो लार्ज एम्पायर इन इंडिया फॉर ए फ्यू सेंचुरीज। उसके बाद यानी कि वासुदेव के बाद क्या भाई कुछ मतलब सालों तक, सैकड़ों मतलब 200-300 सालों तक क्या हुआ भाई, फ्यू सेंचुरीज तक क्या हुआ कि कोई भी बड़ा अंपायर, कोई भी बड़ा राज्य इंडिया में नहीं था, सब छोटे छोटे राज्य थे। द नेक्स्ट लार्ज एम्पायर वाज द गुप्ता अंपायर। उसके बाद जो वासुदेव के बाद जो बड़ा अंपायर था, बड़ा राज्य था, वो गुप्त का था, यानी कि गुप्ता अंपायर बोलते हैं उसको। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय श्री गुप्त इन 275 सीई। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला राजा कौन था इनका? श्री गुप्त था। 275 सीई में इसने शुरू किया था। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्त। और उसके बाद उसका जो बेटा था घटोत्कच, वो राजा बना। ही रूल्ड फ्रॉम 280 सीई टू 319 सीई। उसने 280 सीई से 319 सीई तक राज किया। हावेवर नॉट मच इज नोन अबाउट दीज टू रूलर। और इन दो रूलर्स के बारे में, इन दो राजाओं के बारे में हमें इतना कुछ खास पता नहीं है, श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रूलर्स। इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन थे गुप्त जो अंपायर के? चंद्रगुप्त वन सबसे पहले है भाई, चंद्रगुप्त वन। ही सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच इन द ईयर 319 सीई। और घटोत्कच के बाद जो उसका बेटा था चंद्रगुप्त वन, वो राजा बना, ठीक है। एंड रूल्ड अप टू 335 सी। और सन 335 तक उसने राज किया। ही वॉज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और वो इस जो राजवंश का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था। ही वाज इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द गुप्ता एम्पायर एक्सपेंडेड एंड देयर अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसी के जो राज में, यानी कि चंद्रगुप्त वन के राज में, जो गुप्ता एम्पायर वो एक्सपेंड हुआ, वो मतलब बढ़ा। और उसने मतलब लगभग सारे नॉर्थ इंडिया में, लगभग सभी नॉर्थ इंडिया में गुप्तों का राज हो गया। गुप्त जो एम्पायर था वो फैल गया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया तो आपको पता है, ये वाला पार्ट इंडिया का, ठीक है। इस वाले पार्ट में गुप्त एम्पायर था। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। और उसने क्या भाई, उसने क्या टाइटल लिया? महाराजा धीराज का टाइटल लिया। उसके बाद आया भाई समुद्रगुप्त। ही वाज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर। और वो अगला जो पावरफुल रूलर था। ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के बाद वो राजा बना इन 335 सीई। देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो पीरियड था उसके 3 सोर्सेज हैं। उन 3 सोर्सेज से हमें पता लगता है समुद्रगुप्त के बारे में। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकाज पिलर एट अलाहाबाद। जो अलाहाबाद में जो अशोका का जो पिलर है उससे पता लगता है। एरन एडिक्ट, जो एरन एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश में, वहाँ से जो मतलब शिलालेख वगैरह जो मिले हैं, वहाँ पे जो खुदाई के द्वारा जो मिले हैं, उन पर जो आदेश वगैरह जो लिखे होते थे पत्थरों पे, उससे पता लगता है इरन एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है। कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने जो कॉइन चलाए थे, सिक्के चलाए थे, उससे भी समुद्रगुप्त के राज्य के बारे में पता लगता है। समुद्रगुप्त वाज नोन फॉर हिज लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया। जो समुद्रगुप्त था उसने अपनी जो मिलिट्री कैंपेन के बारे में वो क्या था भाई, मशहूर था। उसने नॉर्थ में अपनी सेना भेजी, ईस्ट में भेजी और साउथ इंडिया में भेजी। विच एस्टेब्लिश्ड हिज सॉवर्निटी बट नॉट हिज डायरेक्ट रूल। और उसने जो सेनाएं भेजी थी उससे उसका भाई एक तरह से वो सबसे शक्तिशाली राजा बन के उभरा, ठीक है। मगर उसका वहाँ पर जो मतलब जो ईस्ट में, साउथ में उसका डायरेक्ट राज नहीं था, उसका एक तरह से इनडायरेक्ट राज था, ठीक है। ही आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसको इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। बट द गुप्ता एम्पायर वॉज नॉट एज लार्ज एज डैट ऑफ मौर्यन। और जो गुप्ता एम्पायर था वो मौर्यन एम्पायर की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं
नहीं था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर तो लगभग सारे इंडिया में था। ही गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम प्रशस्ति बाय पोएट हरिसेन ऑफ हिज कोर्ट। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो उसका पोएट था, जो उसके दरबार में जो कवि था हरिसेन, उसने जो उसके बारे में प्रशंसा पत्र लिखे हैं, प्रशस्ति लिखी है, उसके बारे में जो कविताएं वगैरह लिखी हैं, उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है। उसके बाद आया भाई इसी इसी राजवंश में, गुप्त राजवंश में आया चंद्रगुप्त टू। ही वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड सक्सीडेड हिम इन 375 सी। और वो किसका बेटा था भाई? समुद्रगुप्त का बेटा था, और उसने फिर राज किया 375 से, जब वो समुद्रगुप्त के बाद। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर कुतुब मीनार ही अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और जो पिलर मिला है मेहरौली में, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, उसमें उसने क्या टाइटल लिया था? खुद को क्या टाइटल दिया था? विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। द इंस्क्रिप्शन आल्सो टेल्स अबाउट द विक्ट्री कैंपेन ऑफ चंद्रगुप्त। और इसी जो इस पे जो लिखा हुआ है इस पिलर पे, उसमें उससे हमें जो चंद्रगुप्त की जो विक्ट्रीज थी, जो उसने मतलब राज्य जीते थे, उसके बारे में भी हमें पता लगता है। उसके बाद आ गया भाई चंद्रगुप्त वाज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर बट आल्सो ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। चंद्रगुप्त ना सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर था, योद्धा था, और एक अच्छा क्या था भाई? अच्छा मतलब राज्य चलाने वाला भी था, बट आल्सो ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। और वो जो आर्ट और लर्निंग को, यानी कि सीखने सिखाने और कला वगैरह को, वो क्या देता था? बहुत संरक्षण देता था। ठीक है। ही हैड मैनी स्कॉलर्स, पोएट एंड आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। उसके जो दरबार में बहुत सारे विद्वान, कवि और कलाकार वगैरह थे। द बेस्ट नाइन वर नोन एज द नवरत्न। कालिदास वाज ए रिनाउंड पोएट ऑफ हिज कोर्ट। और जो बेस्ट नाइन, उसके मतलब जो उसके दरबार में आप कह सकते हैं कि 9 मुख्य जो मतलब थे, एक तरह से रत्न थे, उसको उसने नवरत्न कहा, और कालिदास उसमें से ही एक था। कालिदास ये संस्कृत के बहुत बड़े नाटककार और कविकार मतलब कवि हुए हैं। उसके बाद आ गया भाई एडमिनिस्ट्रेशन। उनका राजकाज कैसे चलता था, उसके बारे में है भाई। द किंग वाज ऑल पावरफुल बट ही एंश्योर्ड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। जो राजा था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और एंश्योर्ड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल, और वो लोगों की मतलब भलाई और खुशी के लिए काम करता था। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाइक मंत्री, सचिव, संधि विग्राहक, महासेनापति एटसेट्रा। उसके राज्य में ये सब मंत्री भी थे। ही एडवाइज्ड एंड असिस्ट हिम। ये सारे मंत्री उसको एडवाइज करते थे और असिस्ट करते थे। बट द किंग वाज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस। मगर जो राजा था, उसकी जो मंत्री वगैरह उसकी एडवाइस देते थे, उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। राजा की मर्जी थी उनको माने या ना माने। द अंपायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नॉन एज भुक्तिज और देश। जो अंपायर था, जो उसका राज था, वो छोटे छोटे मतलब स्टेट्स में बांटा गया था। प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स, राज्यों में बांटा गया था छोटे छोटे, जिसको भुक्तिज कहते थे या देश कहते थे। देवर गवर्न बाय उपारिक, महाराजा और भूपति। और जो ये छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, इसको कौन करता था भाई? उस पे उपारिक का राज होता था। जो उसको चलाता था, उसको उपारिक महाराजा कहते थे या भूपति कहते थे। मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। और अधिकतर जो राजकुमार होते थे, उनको उपारिक बनाया जाता था। समटाइम अदर कैपेबल एंड वाइज पर्सन वर आल्सो अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट। और कभी कभी योग्य हो या कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसको भी इस पोस्ट पर रखा जाता था, उपारिक की पोस्ट पर, उपारिक महाराजा या फिर भूपति की पोस्ट पर उसको रखा जाता था। द प्रोविंसेस यानी कि भुक्तिज वर डिवाइडेड इनटू विषय एंड देयर हेड वाज नोन एज विषयपति। और जो भुक्तिज को भी आगे डिवाइड कर दिया गया था विषय में, और जो विषय का जो हेड होता था उसको विषयपति कहते थे। दे वर आल्सो हेल्प बाय ए 4-man नॉन गवर्नमेंट कमेटी। और उसमें उसकी जो मतलब उसके अंडर भी क्या होते थे भाई? 4 आदमियों की नॉन गवर्नमेंट कमेटी बनी होती थी, कमेटी होती थी जो उसकी सहायता करती थी। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर विलेज हेडमैन। द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स। और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गांव का राजकाज था, वो किसके अंडर था? विलेज हेडमैन के अंडर था। और द ग्राम
पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स, और जो ग्राम पंचायत बनी हुई थी वो जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनकी भलाई के लिए वो काम करते थे। अब डू यू नो में क्या है? डू यू नो में है द गुप्ता रूलर हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज विद एलिफेंट चैरेट्स कैवलरी एंड फुट सोल्जर। जो गुप्ता जो उनकी जो सेना थी, उनकी सेना में हाथी थे, मतलब रथ वाली सेना थी, घुड़सवार थे और पैदल सेना थी। बिसाइड दिस देयर वाज मिलिट्री लीडर्स नोन एज सामंत। इसके अतिरिक्त भी जो उनके राज्य में जो मिलिट्री लीडर थे उनको सामंत कहा जाता था। हु सप्लाइड ट्रूप्स टू द किंग्स वेर एवर नीडिड। और जब राजा को सेना की जरूरत होती थी तो ये जो सामंत थे वो मतलब राजा को एक तरह से अपनी सेना देते थे। आगे आगे अभी सोशल कंडीशन कैसी थी उस टाइम? द पीपल हैड ए हैप्पी एंड ए पीसफुल फैमिली लाइफ। जो लोगों की जो हैप्पी और पीसफुल लाइफ थी उस टाइम। जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। उस टाइम क्या था भाई, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। द कंडीशन ऑफ वोमेन वाज नॉट सो बैड बट इट बिकेम वर्स ड्यूरिंग द लेटर पीरियड। जो औरतों की जो कंडीशन थी वो इतनी बुरी नहीं थी, मगर बाद में जो समय बीतने के साथ साथ उनकी जो कंडीशन ख़राब होती चली गई। द चाइल्ड मैरिज हैड आल्सो स्टार्टेड। जो बाल विवाह उन दिनों क्या हो गया था भी, शुरुआत हो गई थी, बाल विवाह होना शुरू हो गया था। एजुकेशन वाज मोस्टली लिमिटेड टू द अपर क्लास फैमिली। जो शिक्षा थी वो सिर्फ अपर क्लास फैमिली को ही तक ही लिमिटेड थी। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल एंड एनिमल फाइटिंग वर द चीफ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन, और जो एनिमल फाइटिंग, जो पशुओं या पक्षियों की जो लड़ाई की जाती थी, वो चीफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन का मुख्य साधन थे। अब आ गया भाई इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? इंटरस्टेट ट्रेड फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो पूरे मतलब भारत में कहने का मतलब है इंटरस्टेट, एक दूसरे राज्य से क्या होता था भाई, व्यापार होता था इस राज्य में बहुत फला फूला। ठीक है। द ट्रेड वाज कैरिड ऑन बाय लैंड एंड रिवर रूट्स। और जो व्यापार होता था वो ज़मीन के द्वारा होता था और रिवर रूट्स के द्वारा, नदियों के द्वारा होता था। यानी कि सामान जो या तो पैदल या मतलब मैदानी इलाकों से होते हुए होता था, या फिर जो रिवर नदी की सहायता से माल को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक पेशावर, मथुरा, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति, भरूकच्चा एंड उज्जैनी वर आल्सो कनेक्टेड बाय रोड्स। और ये जो जितनी भी जगहें हैं ये सब रोड से क्या हुई, कनेक्ट की गई थी, जिस पे व्यापार किया जाता था। द रिवर नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी प्रोवाइडेड वाटरवेज। और जो इन नदियों का प्रयोग गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, कावेरी का, कृष्णा का और गोदावरी का, मतलब इन नदियों का प्रयोग किया जाता था माल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए। ठीक है, कश्तियों के द्वारा। इंडियाज इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम वाज पर्ल, डायमंड, प्रेशियस स्टोन्स, गारमेंट्स, आइवरी प्रोडक्ट, इंडिगो एट्सेट्रा। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था उन दिनों, वो आइटम क्या थे, यानी कि बाहर भेजता था विदेशों को, वो थे पर्ल्स, मोती थे, हीरे थे, प्रीशियस स्टोन, महंगे महंगे पत्थर, गारमेंट्स, कपड़े वगैरह, आइवरी प्रोडक्ट यानी कि हाथी दांत, और इंडिगो यानी कि नील। ये सारी चीज़ें भारत बाहर भेजता था। द इम्पोर्ट इंक्लूडिंग द इम्पोर्ट्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, सिल्क, हॉर्सेस एट्सेट्रा। अब और जो इंपोर्ट भारत में क्या चीज़ आती थी विदेशों से, गोल्ड आता था, सिल्वर आता था, कॉपर आता था, टीन, सिल्क, घोड़े वगैरह आते थे बाहर से जो इंडिया के लोग खरीदते थे। ब्रह्म देश यानी कि म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा, कंबोजा यानी कि कंबोडिया, वर सम ऑफ द कंट्रीज विच विद विच द फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड ऑन। और ये सभी देश थे जिनके द्वारा जिनसे विदेशी व्यापार किया जाता था। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जो एग्रीकल्चर था यानी कि खेती बाड़ी करना, वो लोगों का मेन क्या था, ऑक्यूपेशन था, मेन काम था। द फार्मर वर द ओनर ऑफ द लैंड। और जो फार्मर थे यानी कि किसान थे, वो ज़मीन के मालिक थे। फॉर प्रोवाइडिंग इरीगेशनल फैसिलिटीज़, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड। और पौधों को पानी देने के लिए यानी कि सिंचाई के लिए, फसलों को पानी देने के लिए क्या फैसिलिटीज़ की गई थी, कुएँ बनाए गए थे, टैंक बनाए गए थे,
से नहरें बनाई गई थी। द मेन क्रॉप्स वर वीट, राइस, पल्सिस, बार्ले, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल एट्सेट्रा। ये सारी फसलें उगाई जाती थी, गेहूँ, चावल, दालें, ठीक है, बार्ले, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल, ये सारी फसलें लगाई जाती थी। टैक्सेशन रिमेन्ड द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। जो टैक्सेशन था और किसानों से क्या दिया जाता था भाई, टैक्स लिया जाता था, और वही मतलब राज्य को चलाने के लिए मेन रेवेन्यू वही था। यानी कि जो राज खर्चा करता था, राजा जो खर्चा वगैरह करता था लोगों की भलाई के लिए या कुछ ऐसे काम करने के लिए सेना पर, वो कहाँ से मिलता था, उसको टैक्स के द्वारा मिलता था। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।